एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन एक मुल्क बनेगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। इंटरनेशनल लॉ और वॉर क्राइम से वहां की जो सरकार कर रही है कि आप गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि एक 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए। वायलेंस की हम कंडेम उस पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं, मगर आप कैसे कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं पूरे गाजा के लोगों को? आप पूरे उसको खाली करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप नॉर्थ से निकलकर साउथ में चले जाओ या इजिप्ट के डेजर्ट में चले जाओ। ये कैसे होगा? उनका पानी बंद कर दिए, उनका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिए, उनके अस्पतालों में दवाएं, ऑक्सीजन छोड़ी दवाएं नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो मर रहा है उसको आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके बच्चे मर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके पीने का पानी बंद हो गया, जिसको गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। माने अमेठी में आप लोगों की 40 साल की विरासत जो आप हार गए, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई प्रधानमंत्री थे। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज चलेगी, बी टीम और ओवैसी, ओवैसी बी टीम, इतना ही चलेगा। लीडर राहुल गांधी ने उनको इसलिए अध्यक्ष बनाया तेलंगाना का क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस से आए थे। तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि एक दरवाजा खुला रहे, अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए वो खुद जानते हैं कि ये इनका अध्यक्ष आरएसएस, बीजेपी, फिर टीडीपी, उसके बाद अब कांग्रेस में आया है। तो ये सब इनका जो इनकी जो हिस्ट्री है वो वाकिफ है राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस के नेता, इसलिए उनको बनाया गया है। और जो आरएसएस से खुद आता है, जो बीजेपी में था, वो आकर अगर हमको उंगली उठाएगा तो गलत है। वो खुद बीजेपी आरएसएस के हैं और इनके लीडर जानते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। आज भी उनके ताल्लुकात बीजेपी आरएसएस में हैं, तेलंगाना के अध्यक्ष। देखिए, हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना एमएलए बनाइए, और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप केसीआर को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है केसीआर साहब का, इसमें जो आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन, खास तौर से अर्बन एरियाज में एक गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा। तो ये गरीब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा ये कि जो वाइट कार्ड बोलिए या जो वाइट कार्ड होल्डर्स है उनको फाइन राइस दिया जाएगा। अब जो राइस मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फाइन राइस मिलेगा, तो इससे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरा, उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आसरा पेंशन है वो 3000 से शुरू होगा और 5 साल में 5000 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा उन तमाम गरीबों के लिए। और चौथा, जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 3000 रुपये का गरीब महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा उन गरीब परिवार के महिलाओं के लिए। पांचवी बात, वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस बीमा बनाएंगे। जितने वाइट कार्ड होल्डर्स हैं तेलंगाना में, जिस किसी का इंतकाल होगा, उनके मौत के बाद उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी गरीब के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज होगी। और फिर जीएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में उन्होंने इस मैनिफेस्टो में कहा कि 1 लाख 2 BHK के घर बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से हम पर जो प्रेशर है जनता का कि 2 BHK हमको मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि एक जेन्युइन एक डिमांड है। इससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में
इससे बहुत बड़ा गरीबों को फायदा होगा। दूसरा, माइनॉरिटी के जितने कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस 200 हैं, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर बजट, माइनॉरिटीज़ का बजट भी बढ़ाया जाएगा। डिसेबल्ड पेंशन जो है वो 4,000 रुपये से 5 साल में 6,000 रुपये हो जाएगा। तो जितना इन्होंने ऐलानात की है, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी एक अलहदा बिल्डिंग होगी, और फिर एक कमेटी उन्होंने बनाने का वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बातें अपने मैनिफेस्टो में रखी है, और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता ख़ास तौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत कारआमद साबित होगा। और इससे यकीनन दोबारा केसीआर तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब फ़र्क ये है कि ये देते आए हैं पिछले 9 साल से, तो जनता में इस पर एतमाद है, भरोसा भी है कि भाई ये 9 साल में इसने किसानों को दिया है, किसानों का बीमा शुरू किया जिसको मोदी जी ने कॉपी किया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है जो अवाम में एक एतमाद है कि हाँ, जब हमको 9 साल में जो मिला है अब इससे और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इससे केसीआर को दोबारा अवाम उनको अपनी मोहब्बतों से भरोसे की बुनियाद पर उनको दोबारा तीसरी मर्तबा तेलंगाना का वजीर आला बोलिए या मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अभी उनके नेता आने वाले हैं दिल्ली से, 3-4 दिन तेलंगाना में गुजारने वाले हैं। वो तेलंगाना की जो डेवलपमेंट हुआ वो भी देखकर उनकी आंख खुल जाएगी कि अमेठी में जो नहीं हुआ वो तेलंगाना में 9 साल में हो गया। माने अमेठी में आप लोगों की 40 साल की विरासत जो आप हार गए, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई प्रधानमंत्री थे, वो जब तेलंगाना में चलेंगे तो उनको दिखेगा कालेश्वरम का पानी, उनको दिखेंगे ब्लू पानी के टांकियां, पाइप वाटर, डेवलपमेंट दिखेगा। तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भैया आप लोग बैठकर, वो उनसे हमारी अपील है कि अपनी पार्टी में बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी है क्या। एक तरफ कांग्रेस बोलती ये ओवैसी मिला हुआ है, बी टीम, और अमित शाह जब आते वो बोलते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज चलेगी, बी टीम और ओवैसी, ओवैसी ओवैसी, बी टीम, इतना ही चलेगा। अब इनको जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आ जाओ मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, तुमको हम इज्जत से नवाजेंगे। अब तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी इज्जत नहीं है, और हम इससे एक बात साबित हो गई कि इनके पास कैंडिडेट नहीं देने के लिए, और इलेक्शन में कोई भी लड़े, हम तो बोल चुके हैं उनको लड़ाओ ना भाई। तो इससे बात ये साबित हो रही। मगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह का झूठा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा था फलस्तीन के बारे में? महात्मा गांधी ने यह कहा था कि ये अरबों की जमीन है। जिस तरह अंग्रेज को इंग्लैंड से वहां जमीन उनका मुल्क है, वतन है, जिस तरह फ्रांस के लोगों का, फ्रेंच लोगों का फ्रांस है, इस तरह अरबों के लिए फलस्तीन है। जो महात्मा गांधी ने कहा था, क्या हमने सॉलिडेरिटी का स्टैंप नहीं इशू किया था? और ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस के ही सरकार में इजराइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, ये कांग्रेस ने किया था ये। तो अब जब वहां पर हम सॉलिडेरिटी उनसे दी, और हमारे मौजूदा वजीर आजम ने तो लेटर लिखा, और फिर एमईए का स्पोक्सपर्सन बोल दिया कि दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन एंड वी आर फॉर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। मैं तो वही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्लो एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कहा गया था कि 5 साल में एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन एक मुल्क बनेगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज जब
वहां गई थी इजराइल को, तो वो यहां गए थे, गाजा में गए थे, फिर महमूद अब्बास आए यहां पर। तो मैं तो वही बात कर रहा हूं। और इजराइल ऑक्यूपायर है और इंटरनेशनल लॉ और वॉर क्राइम से वहां की जो सरकार कर रही है कि आप गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि एक 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को, इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। आप उनको, वो तो ओपन एयर प्रिजन है, गाजा 16 साल से ओपन एयर प्रिजन है। वायलेंस की हम कंडेम उस पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं, मगर आप कैसे कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं पूरे गाजा के लोगों को? आप पूरे उसको खाली करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप नॉर्थ से निकलकर साउथ में चले जाओ या इजिप्ट के डेजर्ट में चले जाओ। ये कैसे होगा? और इसका इंपैक्ट क्या होगा उस पूरे एरिया में, जिसको हम इंडियंस बोलते हैं वेस्ट एशिया? उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए? हमारा तेल आता है वहां से, हमारे भारत के लोग इन तमाम अतराफ के कंट्रीज में काम करते हैं। तो यही हम कह रहे हैं। इसको चुनाव का मुद्दा कहां है ये? सर रोकने की तो दूर की बात है, रोकने की तो दूर की बात है, मगर अभी तो ग्राउंड वॉर शुरू करने वाला है इजराइल बोल के। ये इजराइल जो गाजा में और वेस्ट बैंक में, ये इजराइल ऑक्यूपायर है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, और इंटरनेशनल लॉ के तहत ये जो कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं गाजा की जनता को, वो वॉर क्राइम है। वो कलेक्टिव पनिशमेंट वॉर क्राइम है। आप उन पे मार रहे हैं उन लोगों को, उनका पानी बंद कर दिए, उनका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिए, उनके अस्पतालों में दवाएं, ऑक्सीजन छोड़ी दवाएं नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। आप कलेक्टिव पनिशमेंट गाजा की जनता को दे रहे हैं, 22 लाख की जनता को, और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। कैसे खामोश बैठ रहे हैं आप? वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। कितने साल से ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है मालूम आपको? 80-85 साल से उस जगह पर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। वो कैसा रह रहे हैं, कभी अंदाजा भी करिए आप उन लोगों को। उनके बच्चों को वीजा मिलता, बाहर नहीं जा सकते। काम करना है तो उनको, अरे भाई कोविड के दरमियान में जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया में थे, उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन 16 साल से गाजा में है। 16 साल से गाजा में है, तो कौन से इंसानियत के मजारे किए जा रहे हैं? दुनिया देख नहीं रही है कि मासूम बच्चे बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसमें मर रहे हैं। अस्पताल का डॉक्टर रो रहा है कि इलाज करने का देखता है कि अपनी मां और बाप उसके मरे हुए हैं वहां पर। तो ये तो इंसानियत का मसला है। हम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये बोलना चाहेंगे कि आप इसको रुकाइए, आप इसको रुकाइए, ये गलत हो रहा है। जो भी वायलेंस हो रहा है हम उसका कंडेम करते, तो हमास का नाम वो हर एक को कंडेम करते। आपको नाम से आप बोली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, बोल सकते आपका चैनल? क्यों आप लोग ज़ायनिज्म को सपोर्ट कर रहे? क्यों आप लोग जो 16 साल से वहां पे आप लोग बोल रहे थे अपने टीवी चैनल पे, आपका एंकर बोल रहा है कि जो इजराइल की सरकार कर रही है वो वॉर क्राइम है? बोलिए ना आप लोग। आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो मर रहा है उसको आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके बच्चे मर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके पीने का पानी बंद हो गया, जिसको गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। आपके टीवी के एंकर्स को बोलना चाहिए। इतनी मोहब्बत क्यों है आपको ऑक्यूपायर से, वहां पर जो ऑक्यूपायर इजराइल? सर संगीत सोम ने एक बात कही है कि एएमयू में जो पढ़ाया जा रहा है वो आतंकवाद। वो एक काम करिए, उनको जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, जाके उनके अमित शाह को जाके बोले कि सर ये क्राइम पढ़ाया जा रहा है। बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना, जो वो उनको जाके बोलिए। अरे छोड़िए ना, वो ये सब जाके बोलिए। ये इलेक्शन हार गया ना, इन इलेक्शन हार गया यूपी में, तकलीफ में होगा बेचारा, पेट में दर्द है उसको।
सर शरद पवार जी भी आप जो लाइन्स बोल रहे हैं उसी लाइन्स पे बोल रहे हैं कि ये जो लैंड है वो पाकिस्तान का है। नहीं देखिए सुनिए, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ऑपरेसर है, फलस्तीनी ऑपरेस्ड हो रहे हैं पिछले 80 साल से। ये फैक्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और अगर आप कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं वो भी वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉ के तहत। ये फैक्ट है, इसको आप इन्हों बोले उन्हें मत डालो। आप पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ के बोलो। आप प्राइम मिनिस्टर साहब पिछली बार खुलेआम तौर पे ट्वीट करके कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, तो आप उसके बाद एमईए का स्टेटमेंट भी आया, एमईए का स्टेटमेंट भी आया। और ये क्यों हो रहा है? अगर ऑस्लो एग्रीमेंट जो आप बोले थे कि 5 साल में इजराइल पैलेस्टीन एक कंट्री बन जाएगा, 30 साल हो गए, क्यों नहीं बना रहे आपका इजराइल पैलेस्टाइन को? आप पैलेस्टाइन को बनाइए, सब खत्म हो जाता, वायलेंस खत्म हो जाता। आप यूक्रेन में जाते हैं, हाँ यूक्रेन में जाते हैं तो वहां पर आपको यूक्रेन में हमला हो रहा तो आप पूरी यूक्रेन की मदद करते हथियारों से। रशिया यूक्रेन में इन्वेड करता है तो पूरे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, यूरोपियन यूनियन सब जाते हैं, हथियार देते हैं यूक्रेन को। क्यों देते हैं हथियार? क्योंकि रशिया ने वहां इन्वेजन किया, ऑक्यूपायर है रशिया वहां पे। तो यहां पर इजराइल 75-80 साल से ऑक्यूपायर है पैलेस्टीनियन लैंड्स का। यूक्रेन में करे तो बहुत अच्छा, और यहां पर आप बोलते नहीं है। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है पैलेस्टीनियंस को, ये वॉर क्राइम है। ये वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता है। मगर अगर पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाता तो ये सब वायलेंस होता ही नहीं था ना। ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, यासिर अरफात खड़े हुए हैं, इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, जो भी थे। अब क्या हो गया, 30 साल हो गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।